गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा या इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम टर्म है वो सर्वप्रथम 1935 में A.G. टेंस ने दी थी। इकोसिस्टम जो टर्म है वो सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में A.G. टेंस ने द्वारा इकोसिस्टम टर्म को दिया गया और A.G. टेंस ने कहा कि जो इकोसिस्टम है वो जैविक तथा अजैविक पदार्थों से बने हुए तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। A.G. टेंस ने ये कहा कि जैविक तथा अजैविक पदार्थ या सदस्य मिलके इकोसिस्टम या एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, वैसे तो पारिस्थितिक तंत्र को 1935 में सर्वप्रथम A.G. टेंस ने परिभाषित किया या क्रम दिया, लेकिन इकोसिस्टम के लिए या पारिस्थितिक तंत्र के लिए इससे पहले भी कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोसिस्टम को अपने अनुसार टर्म दी। जैसे कार्ल लोवियस एक वैज्ञानिक है जिसने इकोसिस्टम के लिए बायोसिनोसिस वर्ड दिया था। इसी प्रकार हॉर्बोस ने माइक्रोफोब नाम दिया। किसी अन्य वैज्ञानिक ने होलोसिन नाम भी इकोसिस्टम के लिए रखा। अब इकोसिस्टम की अगर अपन डेफिनेशन देखें, इकोसिस्टम की अगर डेफिनेशन देखें तो अपन जानते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बने हुए तंत्र को भी इकोसिस्टम कहा जाता है। लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इकोसिस्टम को परिभाषित किया। एक परिभाषा देखते हैं कि किसी भी प्राकृतिक आवास में जैविक सदस्यों, किसी भी प्राकृतिक आवास में जैविक सदस्यों तथा अजैविक पदार्थों के बीच ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज पदार्थों के चक्र को पूर्ण करने के लिए इनमें लगातार रचनात्मक और क्रियात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं होती रहती है तथा इन्हीं अनुक्रियाओं के तंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पारिस्थितिक आवास में जैविक तथा अजैविक पदार्थ रहते हैं और जैविक और अजैविक पदार्थों में लगातार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है और जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका चक्रण भी होता रहता है। और इन ऊर्जा और खनिज पदार्थों के चक्रण के लिए जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच में क्रियात्मक और संरचनात्मक बहुत सारी अनुक्रियाएं होती रहती है और इन सारी अनुक्रियाएं जो जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच होती है ऊर्जा और खनिज पदार्थों के चक्रण के लिए, इन अनुक्रियाओं के तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया वुडबरी। वुडबरी ने क्या माना कि वुडबरी के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र एक अभिराम होता है और इसमें आवास जैविक तथा अजैविक पदार्थों को इसने एक गतिशील इकाई माना। वुडबरी ने क्या माना? आवास जैविक और अजैविक पदार्थों को इसने एक गतिशील इकाई माना। और इसमें क्या होता है, गतिशील इकाई में एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई में ऊर्जा तथा खनिज पदार्थों का चक्रण होता है। एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई में ऊर्जा तथा खनिज पदार्थों का बाहर एक अंदर चक्रण होता रहता है। वुडबरी ने ये बताया। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी वो E.P. ओडम द्वारा दी गई। E.P. ओडम ने कहा कि एक जो पारिस्थितिक तंत्र है वो पारिस्थितिकी एक इकाई है, इकोलॉजिकल यूनिट होती है। पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिकल यूनिट है। एक पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिकल यूनिट है और इस इकोलॉजिकल यूनिट में
जैविक तथा अजैविक पदार्थ एक दूसरे पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं और इनमें ऊर्जा तथा पदार्थों के चक्रण के लिए नियमित अनुक्रियाएं होती रहती है। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। ईपीओडम ने क्या कहा कि पारिस्थितिक जो तंत्र है वो एक प्रकार की इकोलॉजिकल यूनिट है और इस इकोलॉजिकल यूनिट में बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में ऊर्जा तथा खनिज पदार्थों के चक्र को पूरा करने के लिए नियमित अनुक्रियाएं होती रहती है। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो परिभाषा को अपन ने देख ली, तो परिभाषा से अपने पास क्या निकल के आया कि पारिस्थितिक तंत्र है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में ऊर्जा में पदार्थों के चक्रण के लिए नियमित अनुक्रियाएं होती रहती है और इन अनुक्रियाओं के तंत्र को ही अपन एक पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं अपन देखें, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं अपन देखें तो पारिस्थितिक तंत्र हमेशा डायनेमिक है। पारिस्थितिक तंत्र हमेशा डायनेमिक होता है, गतिशील रहता है, कभी भी रुकता नहीं है पारिस्थितिक तंत्र। दूसरी अपन विशेषता देखें तो पारिस्थितिक तंत्र हमेशा ओपन होता है क्योंकि इसमें बाहर से ऊर्जा का इनपुट भी हो सकता है और ऊर्जा का आउटपुट भी हो सकता है। बाहर से ऊर्जा का इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र नियमित होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? नियमित होता है। इसका मतलब यह है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटक वही है जो आज के 1000 वर्ष पूर्व पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद थे। आज भी वही है और फ्यूचर में भी वही रहेंगे। केवल इन जैविक और अजैविक घटकों की मात्रा और प्रतिरूप चेंज हो सकते हैं, बल्कि जैविक और अजैविक घटक वो ही रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पारिस्थितिक तंत्र है सेल्फ सफिशिएंट होता है। सेल्फ सफिशिएंट पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र हमेशा आत्मनिर्भर रहता है। उसको न तो किसी की बाहर से सहायता चाहिए और नहीं ये किसी से बिगड़ सकता है। इसमें ये आत्मनिर्भर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें तो अपन ने अभी तक पारिस्थितिक तंत्र परिभाषा देख ली, विशेषताएं देख ली। अब पारिस्थितिक तंत्र के टाइप देखें, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए प्रकृति में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं और ये सभी छोटे बड़े पारिस्थितिक तंत्र मिलकर एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जीवमंडल का निर्माण करते हैं। मुख्यतः जीवमंडल में दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए नेचुरल जो इकोसिस्टम होता है वो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं और नेचुरल इकोसिस्टम में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरे प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मानव निर्मित होते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो नेचुरल इकोसिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो जैसे कि वन, घास और मरुस्थल, ये सभी स्थल मिलकर टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। वन से फॉरेस्ट इकोसिस्टम, घास से ग्रासलैंड और मरुस्थल से डेजर्ट इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम।
तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, वन, घास और मरुस्थल। वनों से फॉरेस्ट इकोसिस्टम का निर्माण होता है, घास से ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनता है और मरुस्थल से डेजर्ट इकोसिस्टम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक्वाटिक इकोसिस्टम, अब एक्वाटिक या जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब ये स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार का होता है, स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा प्रवाहित जल पारिस्थितिक तंत्र। अब स्थिर जल में कौन कौन से आते हैं, जैसे झील, तालाब आदि स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और प्रवाहित जल में जैसे नदी और झरने, ये प्रवाहित इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, प्रवाहित इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो लवणीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है वो लवणीय पारिस्थितिक तंत्र। लवणीय में दो प्रकार के इकोसिस्टम आते हैं, एक तो मैराइन इकोसिस्टम और नेक्स्ट है एस्चुरी इकोसिस्टम। तो नेचुरल जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे अपन ने देखा नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल भी तीन प्रकार के होते हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट इकोसिस्टम। और एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो भी दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और साल्टी वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फिर से दो प्रकार का होता है, एक तो प्रवाहित वाला और एक स्थिर जल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है लवणीय इकोसिस्टम, वो मैराइन और एस्चुरी लवणीय इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है वो मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि क्रॉपलैंड, कोई नगर, कोई औद्योगिक शहर, नहर आदि, ये मानव निर्मित इकोसिस्टम होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने इकोसिस्टम के प्रकार देखे। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। जैसे कि अपन को पता है कि पारिस्थितिक तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है, ईपीओडम के अनुसार जो एबायोटिक कंपोनेंट है, ईपीओडम के अनुसार एबायोटिक जो कंपोनेंट है वो फिर से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। देखिए, इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होते हैं, अकार्बनिक जो तत्व होते हैं, इकोसिस्टम के अकार्बनिक तत्व होते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। और ये जो कंपोनेंट होते हैं वो वाइटल एलिमेंट होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट की सहायता से उत्पादक जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, और यही कंपोनेंट फिर सबसे पहले उत्पादकों को मिलते हैं, फिर बाद में उपभोक्ताओं को मिलते हैं, और उपभोक्ताओं के बाद में ये अपघटकों द्वारा फिर से पर्यावरण में मिल जाते हैं। इस प्रकार एक चक्र का निर्माण होता है, और इस चक्र को जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है,
केमिकल साइकिल।